हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल त्रिवेदी पे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम देखा था कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम हमने चालू किया था यूनिट 2 अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो उसमें हमने सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन दिखी थी। उसमें 1 न्यूटन फोर्स और 1 kgf फोर्स देखा था। जी की वैल्यू 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखी थी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स देखा था, जिसमें मैग्नेटिक डायरेक्शन, नेचर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस किया था, जिसमें कोप्लानर नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम थी, फिर कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम थी, ठीक है। कॉनकरेंट और नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम देखे थे। फिर देखा था मैंने कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। और कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, फिर उसके बाद नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है कि अगर मैं कोई बॉडी है मेरी, उस पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तो उस फोर्स के कारण मेरा उस बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है और उसका डायमेंशन भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। वास्तव में ऐसा कोई रिजिड बॉडी होता नहीं है, मगर हम अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल और उसके डेरिवेशन के लिए हम रिजिड बॉडी किसी भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है रिजिड बॉडी, तो जैसे मैंने बोला कि उसका शेप और डायमेंशन चेंज नहीं होता है। किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाइड करते हैं तो उसके कारण उसका शेप और डायमेंशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो, इसके बेस पे हम एक दो प्रिंसिपल देखेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि सपोज मेरा कोई बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, सपोज ये 50 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी पे अगर मैं कुछ एक फोर्स सिस्टम डालूं या एक फोर्स सिस्टम रिमूव कर दूं, तो इसके बॉडी पे उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी। मतलब मतलब कि देखो, इस पे 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण ये सपोज मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो अभी मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया और इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन हो गए। पर जो मैंने इस डायरेक्शन में 50 लगाया और इस डायरेक्शन में 50 लगाया, वो दोनों इक्वल है, तो वो दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, इधर 100 हुआ था तो इधर 50 बचा। इस ये 50 के कारण एक 50 इक्वल हो गया और बचा गया इधर एक 50 न्यूटन बचा। मतलब इसके जी साई, तो मैंने फोर्स सिस्टम कौन सी डाली, 50 न्यूटन वाली फोर्स सिस्टम डाली। और उसके कारण क्या हुआ कि मेरा ये बॉडी के कुछ इफेक्ट नहीं है, जो पहले आ रही थी वही है। मतलब कि इसी डायरेक्शन में अभी मेरा बॉडी मूव करेगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स सिस्टम आप रिमूव करते हैं या फिर कोई फोर्स सिस्टम आप ऐड करते हैं, तो उसके कारण उस बॉडी पे कुछ उसकी इफ़ेक्ट नहीं आती है, उस फोर्स सिस्टम की कुछ इफ़ेक्ट नहीं आती है। आप ऐड करो या रिमूव करो, उसकी कुछ इफ़ेक्ट नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अभी आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये सिर्फ प्रिंसिपल मेरा रिजिड बॉडी के लिए ही वैलिड होता है और इसके कारण इंटरनल इंटरनल स्ट्रेसेस में चेंज आता है, ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस आखिरकार होता है क्या है, पहले वो देखते हैं। तो देखो, ये सपोज मेरा ब्लॉक है, ठीक है। इस पर मैंने पुल टाइप का एक पी फोर्स लगाया है। क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा, बॉक्स ये किस साइड मूव होगा, ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। अभी ये मेरा पी फोर्स उठा के मैं इस डायरेक्शन में लगा दूँ, इस वाली पी डायरेक्शन, मतलब ये पुश कर रहा था, ये मेरा पुल करेगा। मतलब तो इसका डायरेक्शन कौन सी है, मूव करेगा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस बोलता क्या है कि अगर मेरा कोई फोर्स सिस्टम है, ठीक है, अरे फोर्स है मेरा, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन होती है जो फोर्स की लाइन, फोर्स की लाइन जहाँ पे हम एक बनाते, तो वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है जहाँ पर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। उस लाइन ऑफ एक्शन पे जहाँ पर भी हम फोर्स लगाए तो उसकी इफ़ेक्ट सेम रहेगी, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन मेरी ये है, ठीक है, तो इधर का फोर्स मैंने निकाल के मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, मतलब उसका
इफेक्ट सेम रहेगी, ठीक है। ये पहले भी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, अभी भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, फोर्स तो उतना ही है, तो उसी वेलोसिटी या स्पीड से मूव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। बट उसके इंटरनल स्ट्रेस चेंज हो जाते, क्यों, इधर मेरा पुश टाइप का था तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे, ठीक है, इधर दबेगा मेरा ब्लॉक, और इधर क्या होगा, इधर खींचेगा, मतलब इंटरनल स्ट्रेस उस तरह से हमारे चेंज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हम किसको बोलते हैं, तो फ्रेंड्स देखो, अगर ये मेरी बॉडी है, ठीक है, उस पर ये दो फोर्स लग रहे, पी और क्यू फोर्स लग रहे। अब पी और क्यू फोर्स के कारण क्या होता है कि अगर मेरा ब्लॉक सपोज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, ठीक है, मैं एक इधर रस्सी बांध के इधर पी फोर्स लगा के खींचता हूँ, इधर क्यू फोर्स लगा के खींचता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक इस साइड मूव हो रहा था। अभी ये मैं पी और क्यू फोर्स को रिमूव करके सिर्फ आर फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी इफेक्ट एज सेम एज ये पी और क्यू फोर्स जितनी ही होती है, ठीक है। मतलब ब्लॉक मेरा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आर को रिजल्टेंट फोर्स बोलूँगा। रिजल्टेंट फोर्स अभी क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी पे एक फोर्स सिस्टम लग रही है, फोर्स सिस्टम मतलब टू और मोर फोर्स लग रहे हैं, तो उस फोर्स को मैं निकाल के एक ऐसा सिंगल फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी इफेक्ट एज सेम एज वो प्रीवियस फोर्स की तरह होती है, प्रीवियस फोर्स सिस्टम की तरह होती है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने दिखाया कि ब्लॉक हुआ, ब्लॉक को रिजल्टेंट मैंने लगाया है, तो उसकी इफेक्ट एज सेम एज पी फोर्स के कारण जो लग रही थी उसकी जितनी आई उसकी तो उसको आर को मैं क्या बोलूँगा, जो मैंने सिंगल फोर्स लगा है उसको मैं क्या बोलूँगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि मेरे को रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा लग रहा है ये आर, उसको मेरे को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, मतलब आर के कारण अगर ये मेरा ब्लॉक मूव हो रहा है, तो उस ब्लॉक को मैं अगर रुका कैसे सकता हूँ कि मुझे आर जितना ही फोर्स वाला एक फोर्स उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस कितना, आर जितना ही, मतलब ये सपोज मेरा 10 न्यूटन है, तो ये वाला आर भी मेरा 10 न्यूटन होगा, मतलब पर उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आर इस तरफ लग रहा है तो ये मेरा उल्टा लगेगा, क्यों, ये मेरे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स, मतलब कि मेरा रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका ओपोजिट फोर्स और उसके जितना ही मैग्नीट्यूड वाला फोर्स अगर मैं लगाता हूँ और बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स बोलूँगा, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जितना ही होगा और उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट के ऑपोजिट होगी, ठीक है। फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और उसमें अलग अलग हम 4 लॉज देखेंगे, ठीक है। फिर उसके सम करेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।